ससुराल की 5 हाउसवाइफ। मेहता परिवार शहर का एक बड़ा परिवार था। सुंदरा मेहता, जो कि घर की मुखिया थी, उसके 5 बेटे थे, मयंक, सौरभ, गौतम, नीलांश और आरव। आज वो अपने सबसे छोटे बेटे आरव के लिए लड़की देखने अपनी चारों बहुओं के साथ गई थी। हमारी बड़ी ही पढ़ी लिखी और समझदार बेटी है। इसने डबल MBA की हुई है और आज एक बड़ी कंपनी में HR की पोस्ट पर है। पिछले 3 साल से नौकरी कर रही है। पढ़ी लिखी तो मेरी ये बाकी की चारों बहुएं भी हैं। किसी ने MBA किया हुआ है तो किसी ने लॉ, और ये तीसरे नंबर वाली बहू, इसने तो डॉक्टरी की पढ़ाई की हुई है, और चौथे नंबर वाली ने टीचर की। क्या बहन जी, अगर आपकी सभी बहुएं इतनी पढ़ी लिखी हैं तो फिर ये सब नौकरी भी करती होंगी? नौकरी वोकरी ये सब नहीं करती। क्या? लेकिन क्यों? वो क्या है ना, हमारी तरफ से तो कोई मना ही नहीं है। वो तो बस इन सब का ही फैसला था कि इन्हें नौकरी नहीं करनी है। लेकिन आप हमारी बेटी को तो नौकरी के लिए अलाउ करेंगी ना? वो क्या है, ये इतनी पढ़ी लिखी है और नौकरी करना चाहती है। हाँ, तो मैंने कौन सा किसी को रोक रखा है? ये करना चाहे तो कर सकती हैं। बाकी हमें तो आपकी बेटी पसंद है, और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मेरे आरव को भी आपकी बेटी मिश्का पसंद आ गई है। क्यों आरव? जी मम्मी। अब सभी मिश्का को पसंद कर लेते हैं और मिश्का को भी आरव पसंद आ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। फिर शादी के अगले दिन, अरे बाप रे, सुबह के 8 बज गए। उठने में लेट हो गई। घर में सब लोग क्या कहेंगे? मिश्का जल्दी से तैयार होकर रसोई में जाती है, जहाँ उसकी चारों जेठानियां पहले से ही खड़ी थी। सॉरी भाभी, वो उठने में लेट हो गई। कोई बात नहीं देवरानी जी। वैसे अभी तुमने ऑफिस छोड़ दिया या छुट्टी ली है? नहीं भाभी, अभी कुछ दिन के लिए छुट्टी पर ही हूँ। ओह चलो बढ़िया है। अब कुछ दिन तक अपनी शादी एंजॉय करो। काम का क्या है, हम चारों है ना, इस घर की मेड हम संभाल लेंगी। हाँ, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। अरे नहीं भाभी, आज तो मेरी पहली रसोई है, ऐसे कैसे आराम करूँ? सच कहूँ तो आज मैं खुद बड़ी ही एक्साइटेड हूँ अपनी पहली रसोई के लिए। मेरी सभी फ्रेंड्स ने अपनी फर्स्ट रसोई की फोटो सोशल मीडिया पर डाली है, तो अब मैं भी तो डालूंगी ना। तुम बड़ी मजेदार बातें करती हो, लगता है हम सबकी खूब अच्छे से पटेगी। हाँ वो तो है भाभी, क्योंकि मैं ना कभी किसी को बोर नहीं होने देती। वो चारों खिलखिलाकर हंस रही थी कि तभी वहाँ पर उनकी सास आ जाती है। क्या बात है, ये सुबह सुबह खीखी क्यों हो रही है? और आज नई बहू की पहली रसोई है, तो इसे पहली रसोई की रस्में समझाओ। जी माँ जी। अब वो सभी उसे पहले रसोई की रस्म करवाती है, जिसमें वो तरह तरह के पकवान बनाती है। सभी मिश्का के खाने की खूब तारीफ करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद मिश्का फिर से नौकरी पर जाने लगती है। ये लो मिश्का, नाश्ता करके जाओ, खाली पेट ऑफिस नहीं जाना चाहिए। जानती हो ना, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। थैंक यू सो मच, आप सब बहुत अच्छी हैं। ऐसा कहकर वो सब तो वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन सबका चेहरा जैसे मुरझा जाता है। मिश्का उस वक्त जल्दी में थी, इसलिए उनसे कुछ पूछ नहीं पाई, लेकिन वो जानती थी कि कहीं न कहीं कोई तो बात है जो उन्हें परेशान करती है। अगले दिन, रिधिमा दीदी, अंजलि दीदी, क्या मैं आप सबसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो ना, क्या बात है? वो बात ये है कि मिश्का कुछ पूछ पाती उससे पहले उनकी सास वहाँ आ जाती है। अरे तुम सब की सब यहाँ हो, घर में मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए जाकर खाने की तैयारी करो। कौन मेहमान माँ जी? तुम्हारी मौसी सास इस तरफ आई है, तो सोचा वो हम सब से मिलकर चले, इसलिए उनके लिए कुछ बढ़िया से खाने का इंतजाम कर दो। जी माँ जी। अब वो सब काम पर लग जाती हैं। ऐसे ही कई बार जब भी मिश्का उन सबसे कुछ पूछना चाहती, उससे पहले उनकी सास वहाँ आ जाती थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अंजलि, रिया, रिधिमा, टीना और मिश्का, तुम सब यहाँ आओ। अपनी सास की आवाज सुनकर वो जल्दी जल्दी वहाँ आई। जी माँ जी, बुलाया आपने? हाँ, ये बताने के लिए कि अगले कुछ दिन के लिए मैं और तुम्हारे ससुर जी, इनके मुंबई वाले दोस्त हैं, उनकी बेटी की शादी है, तो हम वही अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। और अब इतनी दूर जा रहे तो सोच रहे इसी बहाने मुंबई दर्शन भी कराएं। हाँ बहू, इसीलिए हमें आने में कुछ दिन लग जाएंगे। तब तक तुम सब घर का अच्छे से ध्यान रखना। जी बाबूजी, डोंट वरी, हम सब अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप बेफिक्र होकर जाइए। चलिए माँ जी, हम आपकी पैकिंग में हेल्प कर देते हैं। अब वो सभी बहुएं मिलकर पैकिंग में उनकी हेल्प करती हैं, और अगले दिन वो मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। अब यही सही मौका है जेठानियों से सच उगलवाने का। उस रोज मिश्का काम से छुट्टी ले लेती है। अरे मिश्का, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं भाभी, वो क्या है ना, मैं ऑफिस जाकर थक गई हूँ, इसलिए सोचा आज के दिन रेस्ट कर लूँ। ओह अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? मैंने ये छुट्टी आप सबके साथ मस्ती करने के लिए ली है। आज का दिन मैं अपनी जेठानियों के साथ बिताना चाहती हूँ। चलिए आज हम सब घर में बैठकर साथ में पार्टी करेंगे। मैं आप सबके लिए पिज्जा बनाऊंगी और मैं समोसे। ठीक है, फिर मैं सबके लिए बर्गर और शेक बनाऊंगी। वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। इसके बाद हम साथ में पार्टी करेंगे और फिर गेम्स भी खेलेंगे। अब वो सभी एक साथ रसोई में जाकर तरह तरह की तैयारियां करने लगती हैं, जिसमें वो कई तरह की डिश बनाती हैं, और फिर सब एक साथ हॉल में बैठकर मजे से म्यूजिक चलाकर वो सब डिश एंजॉय करती हैं। और फिर मिश्का कहती है,
अब हम सब मिलकर एक गेम खेलेंगे, ट्रूथ एंड डेयर। ओह वाओ, ये तो मेरा फेवरेट गेम है। अब वो सब एक साथ बैठकर गेम खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद, ये अंजलि भाभी, अब बताइए आप क्या लेंगी, ट्रूथ या डेयर? डेयर। ओह अच्छा, चलिए फिर आपको हम सबको कोई बढ़िया सा डांस करके दिखाना होगा। इसके बाद वो उसे डांस करके दिखाती है। फिर बारी आती है रिधिमा की और वो इस बार चुनती है ट्रूथ। रिधिमा भाभी से मैं सवाल करूंगी। हाँ भाई, तुम इस घर की नई बहू हो, जो कुछ पूछना हो पूछ लेना। अब मिश्का वो सवाल पूछती है जिसका जवाब वो कब से चाहती थी। तो सच सच बताइए भाभी, आप सब इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आप सबने कभी नौकरी करना जरूरी क्यों नहीं समझा? और जब भी मैं जॉब पर जाती हूँ तो कहीं न कहीं आप सबकी आंखों में भी वो दर्द देख पाती हूँ जो आप कह नहीं पाती हैं। आखिर ऐसी वजह क्या है भाभी? हम सब तो नौकरी करना चाहती थी मिश्का, लेकिन माँ जी की जिद के आगे हम सबको झुकना पड़ा। शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने हम सबको नौकरी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कहीं न कहीं वो यही चाहती हैं कि हम सब घर संभालें और बाहर जाकर नौकरी न करें। वैसे हमें इस घर से प्यार और सम्मान सब मिल रहा है, माँ जी ने हमें कभी कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन बस यही बात है जिससे हम थोड़ा परेशान रहते हैं, क्योंकि इतनी पढ़ाई लिखाई करके भी हम आज सब हाउसवाइफ बनकर ही रह गई हैं। तुम्हें पता है मिश्का, मेरी एक फ्रेंड है जिसने मेरे साथ पढ़ाई की थी, आज वो 50 लाख का पैकेज लेती है। तो फिर माँ जी ने मुझे क्यों जॉब करनी थी? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने पहले ही बात कर ली थी, और हो सकता है जैसे हम सब की नौकरी 6 महीने बाद छुड़वा दी गई थी, तुम्हारे साथ भी यही हो। ये सुनकर तो मिश्का हैरान रह गई। इसका मतलब आप सब अपनी मर्जी से घर पर नहीं बैठी? नहीं मिश्का। ओह, तो ये बात है। लेकिन डोंट वरी, अब आप सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे, और वो भी घर से। क्योंकि सच कहूँ तो 10-10 घंटे की जॉब करके मैं भी थक गई हूँ। अब मैं अपनी जेठानियों के साथ ऑनलाइन बिजनेस करूंगी, और हम सब मिलकर एक कंपनी चलाएंगे, जिसमें रिधिमा भाभी लॉ का सेक्शन हैंडल करेंगी, अपने क्लाइंट संभालेंगी, अंजलि भाभी ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन देंगी, तीसरी भाभी MBA बिजनेस के नियम बताएंगी, और छोटी भाभी आप अपनी ऑनलाइन टीचर की क्लासेस देंगी, और मैं HR डिपार्टमेंट का काम देखूंगी। मैं भी अब आप सबके साथ ऑनलाइन काम करूंगी। साथ ही हम सब इसके साथ साथ अपने अपने हुनर का इस्तेमाल करके घर से अचार पापड़ इन सब का भी बिजनेस शुरू करेंगे। ये सब सुनकर सभी जेठानियां बड़ी खुश होती हैं, और अब वो सब अपनी देवरानी के बताए हुए तरीके से काम करने लगती हैं, जिससे कुछ ही दिन में उनका अच्छा खासा काम बढ़ जाता है। और अब हाउसवाइफ होने के साथ साथ वो इतनी अच्छी अर्निंग करने लगती हैं, जितनी वो नौकरी करके भी नहीं कमा पाती थी। कुछ समय बाद जब उनकी सास वापस आई तो अपनी 5 हाउसवाइफ बहुओं का कमाल देख वो खुश हो जाती। गरिमा की शादी को अभी साल भर ही हुआ था। उसका एक भरा पूरा ससुराल था, जिसमें उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद और एक देवर था। लेकिन गरिमा के मायके में केवल उसका छोटा सा परिवार था, इसलिए उसे इस बड़े ससुराल में इतने लोगों के बीच रहना पसंद नहीं था, जिस कारण वो साल भर के अंदर ही अपनी जॉइंट फैमिली से अलग होने की बात करने लगी। देखो विशाल, मैं अब और इतने लोगों के ये बर्तन भांडे और कपड़े नहीं धो सकती। मुझसे अब ये सब नहीं होता। जब से आई हूँ बाई बनाकर रख दिया है। लेकिन गरिमा, भाभी भी तो ये सब करती है ना। और माना कि बड़े परिवार में कई दिक्कतें आती हैं, लेकिन मुसीबत के वक्त भी तो यही काम आते हैं। विशाल, मैं यहाँ तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आई। वैसे भी तुम्हारी माँ कम है जो हर वक्त भाषण देती रहती है। बहू, ठंडा पानी मत पियो, गला खराब हो जाएगा। रात को बाहर बाल खोदकर मत जाओ, चौराहे पर पैर पड़ जाएंगे तो बुरी बलाएं साथ आ जाएंगी, और ना जाने क्या क्या। इस घर में मैं कितना भी कुछ भी कर लूं, लेकिन तुम्हारे घर वाले है ना, मुझे कुछ नहीं समझते। तुम्हारी माँ की नजर में तो तुम्हारी भाभी बढ़िया है, क्योंकि वो उनकी पसंद की है ना। देखो विशाल, अब अलग रहना है मुझे बस, नहीं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी, कह देती हूँ। अब गरिमा किसी की नहीं सुनती, और घर में कोई कलेश ना हो इसलिए उसके ससुराल वाले चुपचाप उसे अलग कर देते हैं। उनके ससुराल के सामने ही उनका एक और घर था, जिसमें वो अपने पति के साथ शिफ्ट हो जाती है, और अब आराम से उसमें रहने लगती है। जब दिल करता खाना बनाती, नहीं तो बाहर से ही ऑर्डर कर देती। ऐसे ही एक रोज। गरिमा डार्लिंग, खाने में क्या बनाया है? विशाल डार्लिंग, आज मेरा खाना बनाने का मूड नहीं था, इसलिए मैंने बाहर से ही ऑर्डर कर दिया है। लेकिन परसों भी तो हमने बाहर का ही खाया था। हाँ, तो उस बात को 2 दिन हो गए, तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। सामने पार्सल वाला था। मैडम, आपका पार्सल। ओह, थैंक यू भैया, ये लीजिए आपकी पेमेंट। उनके घर के सामने अपनी बालकनी में खड़ी उसकी सास यमुना ये सब देख लेती है और अपने पति से कहती है, ये छोटी बहू भी ना जाने कितना बाहर का खाना खाती है। अभी परसों ही मैंने डिलीवरी बॉय को उसके घर आते देखा था, और अब आज फिर। और तो और कल भी इसने विशाल के ऑफिस जाने के बाद खुद के लिए पिज्जा ऑर्डर किया था। तुम तो छोटी बहू का स्वभाव जानती ही हो ना यमुना। अब हम कुछ कहेंगे तो वो सोचेगी हम जलन के मारे उससे ये सब कह रहे हैं। अब उसे जो करने में खुशी मिलती है करने दो ना। लेकिन यमुना का दिल नहीं मानता, और वो गरिमा को रसोई में देखती है और उससे बोल पड़ती है,
गरिमा बहू, कभी तो घर का चूल्हा भी जला लिया कर। रोज रोज यूं बाहर का खाना खाना ठीक बात नहीं है। माँ जी, अब मेरा किचन अलग है और मैं जो मर्जी बनाऊं और खाऊं। आप कौन होती है मुझे टोकने वाली? ऐसा कहकर गरिमा रसोई की खिड़की बंद कर लेती है। दरअसल गरिमा बड़ी मुंहफट थी, इसलिए बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती थी। साथ ही उसे हमेशा यही लगता था कि उसके ससुराल वाले उसे खुश देखकर जलते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज जब विशाल ऑफिस गया था और गरिमा अपनी बालकनी में कपड़े सूखने डाल रही थी, तभी अचानक से उसे उल्टियां होने लगती हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। सामने अपनी बालकनी में बैठी उसकी जेठानी विद्या उसे देख लेती है। गरिमा, गरिमा! माँ जी, देवर जी जल्दी चलिए, गरिमा को कुछ हो गया है, वो अपनी बालकनी में बेहोश हो गई है। अब वो सभी जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। देखिए, इनकी एक किडनी खराब हो चुकी है और इनका जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा। और अगर 15 दिन के अंदर इनका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो इनकी जान भी जा सकती है। नहीं, ऐसा मत कहिए डॉक्टर, मैं इसे अपनी किडनी दूंगा, लेकिन आप मेरी बीवी को बचा लीजिए। डॉक्टर विशाल का ब्लड चेक करते हैं, जिसके बाद उसके कुछ चेकअप होते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन इनका ब्लड और आपका ब्लड अलग है, इसीलिए आपकी किडनी इन्हें डोनेट नहीं कर सकते। आपको कोई और डोनर ढूंढना होगा। अब आप इन्हें घर ले जाइए, लेकिन जल्द से जल्द इनके लिए कोई डोनर ढूंढ कर लाइए। डॉक्टर की बात सुनकर गरिमा के ससुराल वाले भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी गरिमा उन्हीं को भला बुरा कहने लग जाती है। मैं जानती हूँ ये सब इनके कारण ही हुआ है। यही लोग हर बार मेरे खाने को नजर लगाते रहते थे और मुझे खुश देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे। आज इन्हीं की बददुआओं के कारण मेरे साथ इतना बुरा हुआ है। मुझे तो इन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी है। विशाल, मुझे घर ले चलो। बहू, तुम हमेशा से हमें गलत समझती आई हो। हाँ भाभी, माना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहे। यू शट अप प्रिया, भूलो मत मैं तुमसे बड़ी हूँ। वही मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ कि माँ आपसे बड़ी है। ओफो, शांत रहिए आप लोग। गरिमा चलो, घर चलो। डॉक्टर ने कहा है हमें जल्द से जल्द डोनर ढूंढना होगा। अब वो गरिमा को लेकर घर चला जाता है। दिन रात अब वो इसी कश्मकश में रहते हैं कि आखिर कहाँ से उन्हें डोनर मिलेगा जो गरिमा को अपनी किडनी देगा। विशाल सुबह से लेकर शाम तक हर अस्पताल के चक्कर काटता, लेकिन उसे कोई भी डोनर नहीं मिला। फिर एक दिन गरिमा के माँ और भाई उसको देखने उसके घर आते हैं। माँ, तुम मुझे अपनी किडनी दे दो ना, हमारा ब्लड ग्रुप तो एक ही है। क्या? मैं अपनी किडनी? नहीं नहीं, तू तो जानती है मैं तो वैसी बूढ़ी हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और दीदी, तुम तो जानती हो मुझे ऑपरेशन वगैरह से कितना डर लगता है। सॉरी, लेकिन हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। गरिमा और विशाल की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते जा रहे थे और साथ ही गरिमा की हालत भी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर एक रोज, हेलो मिस्टर विशाल, आप जल्द से जल्द आपकी वाइफ के साथ हॉस्पिटल आ जाइए। उनके लिए डोनर समझो मिल ही गए हैं। थैंक यू डॉक्टर, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। वो दोनों जल्दी से अस्पताल जाते हैं, जहाँ गरिमा के ससुराल वाले भी मौजूद होते हैं और वो सभी अपना अपना ब्लड टेस्ट करवा कर बाहर आते हैं, जिसमें से एक का ब्लड उससे मैच हो जाता है। कुछ देर बाद गरिमा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और सक्सेसफुली उसका किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है। जब गरिमा को होश आता है तो उसके ससुराल वाले सभी उसके सामने खड़े होते हैं। ओह गॉड, ये मनहूस लोग फिर से मेरी आंखों के सामने आ गए। अब तो मुझे नई जिंदगी मिली है, कम से कम अब तो मुझे बख्श दीजिए। और वो माँ जी, वो कहाँ है? उन्हें तो बड़ा दुख हो रहा होगा मुझे जिंदा देखकर। तभी डॉक्टर वहाँ आता है। कैसी बहू हैं आप? जिन्होंने आपको अपनी किडनी दान में दिया, उन्हें कोस रही हैं? क्या? माँ जी ने? हाँ गरिमा, हम सब ने ब्लड टेस्ट करवाए थे क्योंकि हम सभी तुम्हें किडनी देने के लिए तैयार थे, लेकिन सिर्फ माँ जी से तुम्हारा ब्लड मैच हुआ था और माँ जी ने ही तुम्हें अपनी किडनी डोनेट करने का फैसला किया। ये सुनकर गरिमा की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपनी सास से मिलने जाती है। माँ जी, आप ठीक है? मैंने आपसे इतनी नफरत की, कितना कुछ कहा और आपने मेरे लिए। बहू, अब मेरी उम्र ही कितनी बची है, मैं आज हूँ कल नहीं, लेकिन तेरे आगे तो सारी उम्र बाकी है बेटी। और एक माँ अपनी बेटी को यूं मरता हुआ कैसे देख सकती है। अब गरिमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि असल में परिवार की क्या अहमियत होती है और उसके ससुराल वाले, जिन्हें वो अपना दुश्मन समझती थी, असल में वो सब उसके लिए अपने सगे परिवार से बढ़कर थे। गरिमा ने उन सब से माफी मांगी और कुछ दिनों बाद दोनों सास बहू सही सलामत घर लौट आए। अब गरिमा को नई जिंदगी के साथ साथ नए रिश्ते भी मिल गए थे। सास के रूप में माँ, बहन के रूप में ननद और जेठानी भाई के रूप में जेठ और देवर और पिता के रूप में ससुर। अब वो उन सबके साथ खुशी खुशी रहने लगी।